हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, ठोस अवस्था। ये एनसीईआरटी और सीजीपीएसई दोनों के लिए कंबाइन रहेगा। तो फर्स्ट में हम ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था क्या होता है, यदि आप इसके बारे में बात करें तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। और भी दो होती है, प्लाज्मा और ओस वाला, लेकिन हम मुख्य रूप से तीन की बात करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उसमें सबसे पहले हम ठोस के बारे में बात करेंगे कि ठोस किस प्रकार से बाकी सब चीजों से भिन्न होता है। ठोस कैसी चीज होती है, ये तो क्लास 12th में है तो आप सबको पता है। मे बी अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो कुछ लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रोजेक्टर, घड़ी, छड़ी, हेडफोन, सोलर पैनल, माइक, स्विच, सीएफएल बल्ब, एक सीडी, और आपके आसपास मोस्टली जितनी चीज आप देख रहे होगे, आपका मोबाइल जिसमें आप देख रहे होगे अभी, वो भी क्या बोलते हैं, ठोस होता है। तो ठोस के तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है, गिना नहीं जा सकता, ये कह सकते हैं अपन, इतने सारे एग्जाम्पल है उसके। तो ठोस में यदि हम बात करें तो क्या ऐसे गुण होने चाहिए जिसके आधार पे हम किसी चीज को ठोस कह सकते हैं, जो उसको द्रव और गैस से अलग रखेगा। तो एक जो लाइन होती है जो आप 9-10 से ही पढ़ते आते हैं, ठोस और द्रव इनके बारे में, कि ठोस का द्रव्यमान, आकार और आयतन ये निश्चित होता है। मतलब कभी भी ठोस का ना ही आकार, ना ही आयतन, ना ही द्रव्यमान बदलता है। वो कभी नहीं बदलता, अपने आप तो कभी नहीं बदलता, ठीक है। ये होता है ठोस के बारे में, ये मेन कॉमन चीज होता है। और ठोस के बारे में क्या होता है, ठोस क्योंकि काफी मजबूत होता है तो हम ये कह सकते हैं ठोस कठोर होता है, ये कह सकते हैं। और क्या पॉइंट कह सकते हैं कि ठोस का गलनांक काफी उच्च होता है। गलनांक मतलब जब वो जितने ताप पे वो गलेगा, तो हमको ज्यादा उसको ताप देना पड़ेगा तब जाके वो गलेगा, तो उसका गलनांक काफी उच्च होता है। तो ये तो बेसिक हम 9-10 से ही ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं। और डिटेल में अगर जाएंगे अपन ठोस के बारे में जो क्लास 12th है, क्योंकि हमको और ज्यादा ही चीजें समझने की कोशिश करनी पड़ती है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि ठोस, जैसे ठोस का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और केमिस्ट्री की लाइन पे एक एग्जांपल लेता हूँ, तो मान लेता हूँ नमक। नमक मतलब NaCl। NaCl की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो NaCl के अवयवी कण, Na प्लस और Cl माइनस को बोलेंगे अवयवी कण, क्या होते हैं, जिससे मिलकर कोई पदार्थ बना होता है। तो नमक मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो सोडियम और क्लोरीन इसके अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण या तो आयन के रूप में हो सकते हैं, या तो अणु के रूप में हो सकते हैं, या तो परमाणु के रूप में हो सकते हैं। तो ठोस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि किसी पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो काफी ज्यादा प्रबल होता है। मतलब ठोस में इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड होता है, जो बंध होता है, वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, या कह सकते हैं प्रबल होता है। ओके। तो ठोसों के अवयवी कण परस्पर प्रबल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम से कम होती है, अर्थात इनके बीच में कोई खाली स्थान ज्यादा नहीं रहता, अर्थात ये संतुलित अवस्था में रहते हैं। तो अवयवी कण की अंतराणविक दूरी अत्यंत कम होती है, अर्थात ये घनिष्ठ संतुलित अवस्था में होते हैं, घने घने होते हैं, पास पास होते हैं, बीच में ज्यादा खाली स्थान नहीं होता इनमें। देन ठोस पदार्थ दृढ़ या कठोर एक ही वर्ड होता है, तथा असंपीड्य मतलब जो फैलते नहीं है, ठीक है। ठोस अवस्था में पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ये तो 9-10 से पढ़ते हैं, जो मैंने बता दिया आप लोग को। इनका घनत्व, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, गलनांक काफी ज्यादा हाई होता है। घनत्व जो द्रव्यमान और आयतन पर डिपेंड करता है, और इसका क्वथनांक, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा उच्च होता है। क्वथनांक की यदि मैं बात करूं तो जब हम किसी ठोस को पिघलाएंगे तो पिघलने के बाद किस ताप पर वो उबलना स्टार्ट करेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसी को अपन क्वथनांक कहते हैं। तो ठोस के लिए वो काफी ज्यादा उच्च होता है, ठीक है। तब देन उसके बाद है ठोस पदार्थ की विसरणशीलता। विसरणशीलता का मतलब होता है फैलने का गुण, या बहने का गुण कह लो आप इसे। द्रव में बहने का गुण होता है, आप एक गिलास पानी गिरा तो द्रव बह जाएगा, इसमें विसरणशीलता है। गैस में और ज्यादा होता है, गैस पूरे रूम में फैल सकता है, तो गैस की विसरणशीलता और ज्यादा होती है। तो ठोस पदार्थ में बहने का गुण नहीं होता, जैसे ये एक माउस हो गया ठोस,
मैं यहाँ रखा इसको, ये अपने आप कुछ नहीं बहने वाला इधर उधर। लुढ़काना अलग चीज होता है, कहीं पे रख देना और फैल जाना वहां से वो अलग चीज होता है। आप पानी को ऐसे गिरा के रख दो वहीं पे, वो फैल जाएगा वहां पे से। ठोस नहीं फैलता। ठोस में विसर्जनशीलता लगभग नगण्य के बराबर होता है, ना के बराबर। ओके, चलिए अब ठोस के बारे में हमने पढ़ा, तो लेकिन क्या ठोस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो मेन इस चैप्टर का पॉइंट है। तो ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण मतलब उसको बांटना। तो ठोस को हम बांटते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे। अवयवी कण मतलब वही जिससे मिलके वो बने होंगे ठोस, ठीक है। तो अब ये उनके जो कण है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसके आधार पे इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये दो नाम हमको देखने मिलते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसको भी अपन चार भागों में बांट लेते हैं, लेकिन किस आधार पे? वही जो अवयवी कण है उनके मध्य लगने वाले बलों के आधार पे। पहले हमने किस आधार पे बांटा था कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे। अब हम क्रिस्टलीय ठोस को बांट रहे हैं अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पे। बल कमजोर है कि बल मजबूत है कि बल नॉर्मल है, इस आधार पे हम क्रिस्टलीय ठोस को बांटेंगे, ठीक है। तो हम इसको चार प्रकार से बांट लेते हैं। पहला बांट लेते हैं अपन इसको धात्विक ठोस के रूप में, अच्छा आयनिक ठोस पहले ले लीजिए, चलो ठीक है, आयनिक ठोस। दूसरा अपन ले लेते हैं आणविक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, और चौथा हम लोग लेंगे धात्विक ठोस। ये चार ठोस होते हैं, मतलब क्रिस्टलीय ठोस को अपन बांटे हैं तो ये चार टाइप से क्रिस्टलीय ठोस बटे हुए हैं, ठीक है। ठोसों का वर्गीकरण किए, दो टाइप का हुआ, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का किए वो चार टाइप का हुआ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लोगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा ठोस किस टाइप का होता है। ओके, अब अपन डिटेल में जाएंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, फिर कुछ डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ पॉइंट देखेंगे, देन हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। फिर पॉइंट पे ही डिफरेंस स्टार्ट कर देंगे वैसे तो अपन तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। तो ये देखिए मैं कुछ क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों की एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखने से पता नहीं चलता कि कौन सा क्रिस्टल है और कौन सा अक्रिस्टल है, इसमें सभी डायग्राम में सब आपको मिक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्रिस्टल भी है, इसमें अक्रिस्टल भी है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि क्रिस्टल के क्या एग्जाम्पल होते हैं और अक्रिस्टल क्या एग्जाम्पल होते हैं। इसमें से सभी चीजें मोस्टली मोस्टली सभी चीजें आप देखे रहते हैं, क्रिस्टल को भी और अक्रिस्टल को भी। तो मैं क्रिस्टल के बारे में यदि बात करूं तो क्रिस्टल में एक पॉइंट ये देखिए, एक सेकेंड ना, ओके पे लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक कण है, यहाँ पे दूसरा एक कण है, यहाँ पे तीसरा एक कण है, यहाँ पे चौथा एक कण है। तो क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण वो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं और साथ ही साथ निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है और निश्चित क्रम में है। अब इसी प्रकार से एक और ऐसा लेंगे, एक और लेंगे, एक और लेंगे, तो आपस में जुड़ जुड़ के वो एक संरचना बना लेता है। इस प्रकार से देखिए इसमें कितने सारे ये इस टाइप के लिए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी लेके जोड़ सकते हैं। तो ऐसा करने पे हमको जो एक नया स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब जो एक आकृति मिलती है वो निश्चित मिलती है। ये जैसा था उसी टाइप का वो बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वे निश्चित दूरी पर, निश्चित क्रम में तथा प्रबल बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें अपन क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अक्रिस्टलीय में क्या होगा, ये निश्चित दूरी पर व्यवस्थित नहीं होते, ना ही निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिस कारण से इनकी जो ज्यामिति होती है अर्थात आकृति वो निश्चित नहीं होती, वो कैसी भी रहती है। इनमें आप ये देखेंगे अगर, तो इनके कणों का आकार किस प्रकार से हमको अलग अलग दिखाई देगा। सॉरी, यहाँ पे ये देखिए यहाँ की दूरी कुछ और है, यहाँ की दूरी कुछ और है और यहाँ की दूरी कुछ और है, तो डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस अलग अलग है मतलब निश्चित दूरी पर अवयवी कण व्यवस्थित नहीं है। अवयवी कण निश्चित दूरी पर व्यवस्थित नहीं है, इसका मतलब वो निश्चित आकृति नहीं बनाने वाले। एक चीज और, जब किसी चीज को अपन लाइन से जमा रहे हैं तो वो उसको काफी ऊंचाई तक हम जा सकते हैं या काफी लंबी श्रृंखला उसकी बना सकते हैं क्योंकि वो एक जैसा जा रहा है। लेकिन इसमें इस टाइप के डायग्राम में
अपन किसी चीज की लंबी श्रृंखला नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं जो कि इसकी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, मतलब दीर्घ परास। परास मतलब दूरी या श्रृंखला कह लीजिए आप उसे। और ये वाले अक्रिस्टल का मतलब होता है लघु परास, कि ये किस कोटि का होता है क्रिस्टल, दीर्घ परास का, और ये किस परास का होता है, लघु परास का। चलिए ठीक है, क्रिस्टल क्रिस्टल देखा। आई चलिए कुछ चीजें मैंने बताई, अब इसके डेफिनेशन में वही चीज को अपन देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस, इन ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति, हम देखें ना बार बार रिपीट किए उस चीज को तो बन गया। बार बार पुनरावृत्ति होने पर एक निश्चित ज्यामिति वाली त्रिविमीय संरचना मतलब 3D डायग्राम प्राप्त हो जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस में कैसी परास होता है, तो ये दीर्घ परास होते हैं। इस तरह क्रिस्टलीय ठोसों में बड़ी संख्या में इन्हें बनाने वाली इकाई होती है जिन्हें क्रिस्टल कहा जाता है। आई होप आपको क्रिस्टल समझ में आ चुका होगा। और एक पॉइंट और बता दूं मैं, क्रिस्टल को अपन वास्तविक ठोस कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ठोस तो ठोस होता है, ये वास्तविक ठोस कैसा वर्ड है। एक्चुअली में जो अक्रिस्टलीय होते हैं ना, ये अक्रिस्टलीय, इन्हें अपन छद्म ठोस कहते हैं। छद्म ठोस मतलब छलावा वाले ठोस, या आभासी ठोस, या आभास होते हैं हमको ठोस जैसे, या अतिस्थितित द्रव। लेकिन इन्हें क्यों कहते हैं ये मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, जब अपन क्रिस्टल खत्म कर लेंगे तब उसके बाद डिटेल में देखेंगे। ओके, क्रिस्टल के एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल होते हैं हीरा, जो आपने देखा होगा, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक NaCl, ये, और क्वार्टजाइट, और जितने भी धातु होते हैं, धातु मतलब लोहा, सोना, चांदी, सब सब किस में आ जाएंगे, अपने क्रिस्टलीय ठोस में आएंगे। तो ये रहे एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज या शक्कर, हीरा, क्वार्ट्ज, ठोस धातु आदि। ठीक है, ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अक्रिस्टलीय के। तो मैंने कहा था ना कि जब मैं क्रिस्टलीय के बारे में बताऊंगा तो आपने कई सारी चीज देखा होगा, तो आपने सोडियम क्लोराइड भी देखा है, नमक भी देखा है, हीरा, हीरा कुछ लोगों ने देखा होगा हो सकता है, और क्वार्ट्ज और ठोस और धातुएं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो अक्रिस्टलीय ठोस को अपन अमorphous कहते हैं। अमorphous क्या है, अमorphous ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। वहां एक वर्ड यूज करते थे अमॉर्फी। अमॉर्फी का मतलब होता है आकार विहीन, मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए अलग अलग जगह पे जोड़ के ये कैसी भी संरचना बना देते हैं, कोई फिक्स डायग्राम इसका नहीं होता, इसलिए उसे अपन अक्रिस्टलीय कह देते हैं। अक्रिस्टलीय मतलब अमॉर्फस। अमॉर्फस कहाँ का शब्द है, तो ग्रीक का शब्द है। ओके चलिए ठीक है, इसमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है जिसके कारण लघु परास बनाते हैं। इनकी कोई निश्चित ज्यामिति भी नहीं होती है, और इसे अपन छद्म ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस नहीं कहते। रीजन अभी आगे देखेंगे। चलिए अब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस करते जाते हैं, फिर लास्ट में हम इनमें अंतर भी देख लेंगे। ओके, तो अच्छा एग्जांपल इसका अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल बताना भूल गया मैं। कांच, आपने देखा है, रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्लास्टिक, इसमें से मे बी आपने कांच देखा है, रबर देखा है, स्टार्च प्रैक्टिकल किया होगा 11th में, अगर आप लोगों ने तो स्टार्च भी देख लिया होगा, नहीं तो 12th में देखने मिलेगा। और प्लास्टिक, सेल्यूलोज तो मे बी आप बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ये चार चीजें देखे होंगे आपने। आप बोलोगे सर कांच तो हम छूते हैं, वो ठोस होता है, देखते हैं तो भी वो ठोस होता है, तो उसे अपन छद्म ठोस क्यों कह दे रहे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में क्यों रख रहे हैं, तो आगे इसके रीजन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, आपको किसी का कोई डाउट होगा तो मे बी इवनिंग में क्लास लगेगी, यूट्यूब में तो नहीं रहेगा वो, मे बी नीचे कॉन्टेक्ट दिए रहूंगा, आप संपर्क करना ऑनलाइन। देन उसमें 15 से आधे घंटे क्लास में जो भी इसको इस चैप्टर से चूंकि मैं आज वीडियो अपलोड हो रहा, तो आज को शाम को ही इस टॉपिक से संबंधित डाउट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो जिस दिन अपलोड होगी और नेक्स्ट वीडियो को उस दिन डाउट क्लियर होगा। ठीक है, ये बता दे रहा हूँ आपको मैं, तो अपने डाउट वहां पूछ लीजिएगा, और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहां भी इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अपन। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं अवयवी व्यवस्था। ये तो हमने पूरी पूरी बातें कर ली क्या होता है, तो इसके बारे में क्या बताएं कि क्रिस्टल के जो अवयवी कण मतलब जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है और दीर्घ परास वाली होती है क्रिस्टल में।
अक्रिस्टल के अवयवी कण निश्चित दूरी पर व्यवस्थित नहीं होते, जिस कारण की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है और ये लघु परास के होते हैं। खत्म, ये पहले पूरा क्लियर हो गया। दैसिकता, ये तो एक नया वर्ड देखने मिलेगा। दैसिकता मतलब विभिन्न विभिन्न दशाओं में हम यहाँ पे क्रिस्टल और अक्रिस्टल के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक गुण में लाइक एग्जांपल कुछ लेना चाहूं तो परावैद्युतांक ले सकते हैं, अपवर्तनांक ले लीजिए, सॉरी अपवर्तनांक यूज कीजिएंगे और घनत्व यूज कर लेंगे। ठीक है, ये दो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आखिर दैसिकता होता क्या है? दैसिकता दो टाइप से होती है, समझाऊं अगर मैं। एक होता है समदैसिकता, एक होता है विषम दैसिकता। समदैसिकता मतलब सभी दशाओं में, ठीक है, जो भौतिक गुण होंगे सभी दशाओं में वो एक जैसा व्यवहार करेंगे, तो वो समदैसिकता में आ जाएंगे। यदि कोई पदार्थ विभिन्न विभिन्न दशाओं में अलग अलग गुण दर्शाएगा तो उसे विषम दैसिकता कहेंगे। तो पहले बात करते हैं क्रिस्टल की। ये डायग्राम क्रिस्टल का है। इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एक दो पार्टिकल इसमें लिए हैं, एक हमने ब्लैक लिया है, एक हमने व्हाइट लिया, दोनों अवयवी कण है। तो ये निश्चित दूरी पर एक दूसरे से व्यवस्थित है, क्रम में जमाए गए हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में यदि हम बात करें तो हम एक लाइन लेते हैं, ये इस दिशा में हमने एक लाइन ली तो देख रहे हैं ब्लैक 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 ब्लैक, व्हाइट 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 एंड व्हाइट। तो लेफ्ट साइड पूरा ब्लैक आया, राइट साइड पूरा व्हाइट आया। चलो ठीक है, ये सीक्वेंस जो हमें समझ में आता है थोड़ा। लेकिन एक लाइन हमने कुछ इस तरीके से लिया तो हम देख रहे हैं फिर व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। जब हम ये लाइन को ले रहे हैं, इस लाइन को, तो एक साइड ब्लैक एक साइड व्हाइट आ रहा है। लेकिन जब हम इस लाइन को चूज कर रहे हैं तो व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक इस टाइप से आ रहा। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यदि हम इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे, जैसे अपवर्तनांक मैंने बताया, तो ये हमको अलग अलग दशाओं में अलग अलग मान देंगे। इसका मतलब ये है कि ये कैसी दैसिकता रखते हैं, तो विषम दैसिकता रखते हैं, एक समान मान नहीं देने वाले। ठीक है, दैसिकता कैसी होती है क्रिस्टलीय की? विषम दैसिकता। अक्रिस्टलीय में ये, अक्रिस्टलीय में हम लोग तीन टाइप के पार्टिकल ले लिए, अवयवी कण ले लिए। चाहो तो आप दो टाइप के भी ले सकते हो, एक ब्लैक दिख रहा है, एक हल्का ब्लू है, और एक आपका ब्लैक व्हाइट कह लीजिए आप इसको। ठीक है, तो इसमें यदि हम किसी लाइन को खींचते हैं, कहीं से भी खींच दो आप एक लाइन को, चलो ये हमने एक लाइन खींच दिया। इसमें देखो एक तरफ ब्लू ब्लैक व्हाइट, देखो ऐसे ब्लू ब्लैक व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लैक, फिर व्हाइट फिर ब्लू, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं है। और इस तरफ भी देखेंगे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, कैसे भी जमे हैं। और जब ऐसी एक लाइन ले लोगे आप, सीधी लाइन एक ले लोगे ये वाली, तो देखोगे इधर भी कुछ ऐसे ही जा रहा है, पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस नहीं मिलता। ठीक है, अब पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस जब नहीं मिलता, चाहे ये लाइन इधर देख लो या इधर एक लाइन देख लो, तो पर्टिकुलर इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिलता है। जब पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा, मतलब किसी भी दिशा में जब अपन जा रहे हैं तो मिक्स मिक्स मिल रहा। क्योंकि हमें पता है कि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं अवयवी कण के, वो निश्चित दूरी पर नहीं होते, जिस कारण से अलग अलग दिशाओं में भी वो एक जैसा व्यवहार कर देते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में एक जैसा होता है, इसीलिए इसे अपन समदैशिकता कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, डाउट होगा तो मैं भी सामने क्लास में कंटिन्यू उसको पूछ लीजिएगा। चलिए, विदलन गुण। विदलन गुण क्या होता है? ये होता है किसी तेज धार औजार से क्रिस्टल को काटेंगे, आप क्रिस्टल को काटेंगे तो क्या होगा। चलिए एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमने एक क्रिस्टल ले लिया, अब इस क्रिस्टल को हम एक चाकू से काटते हैं तो हम देखते हैं कि हमको दोनों की जो ये सरफेस दिख रही है ना, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों चिकनी प्राप्त होती है, समतल प्राप्त होती है, कोई दरदरी नहीं लगती, खुरदरी नहीं लगती। क्रिस्टल में ऐसा होता है। चलिए एक आ क्रिस्टल लेते हैं। हालांकि मैंने एक ही टाइप का चित्र ले लिया है, लेकिन ये क्रिस्टल है और ये अक्रिस्टल मान लीजिए, वो देखने से पता कभी नहीं चलती है क्रिस्टल क्रिस्टल। ठीक है, गुण से पता चलते हैं। अब इसको भी हम चाकू से काट लेते हैं। देन जब इसको चाकू से काटेंगे तो हमको भी एक सतह और यहाँ पे प्राप्त हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना और जो ये वाला पार्ट है, ये चिकना नहीं होता, ये खुरदरा खुरदरा रहता है। देखिए, खुरदरा खुरदरा,
छू के पता चल जाएगा, देख के भी पता चल जाता है मोस्टली। तो ये अक्रिस्टल होता है, मतलब इस गुण से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है और कौन सा अक्रिस्टल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गुण के बारे में बात करते हैं, शीतलन वक्र। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वक्र है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। शीतलन वक्र नाम से बताता हूँ, शीतलन मतलब ठंडा होना। तो इसका मतलब ये है कि यदि अपन किसी क्रिस्टल को गर्म कर देते हैं, पिघला देते हैं, और किसी ठोस को गर्म करके पिघलाते हैं, उससे कभी भी कुछ वाष्प बन जाता है, दोनों को ठंडा करेंगे तो ये कैसा वक्र देंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वक्र अपन बनाएंगे दो चीजों के बीच में, किसे किसके, एक सेकेंड ना, तो ये हम बनाएंगे टेम्परेचर और टाइम, जिसमें अपन कह सकते हैं हीट डिक्रीजिंग, मतलब ये उष्मा को निकालते जाएगा, इधर से आगे बढ़ेगा तो उष्मा को निकालते जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो टेम्परेचर घटते जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हमने ये ले लिया। इस पॉइंट पे हमने एग्जाम्पल के लिए एक ले लिया, क्रिस्टल के एग्जाम्पल के लिए बर्फ ले लिया। बर्फ भी आपका क्या बोलते हैं ठोस में आ जाता है। तो हमने बर्फ ले लिया, बर्फ की जल वाष्प ले ली, बर्फ की वाष्प ले ली, कहने का मतलब ये है कि बर्फ को पिघलाया, पिघला के पानी बनाया, पानी से उसको जल वाष्प बना लिया। तो हमने ले लिया जल वाष्प, मतलब वो किस फॉर्म में आ गया, गैस के फॉर्म में, और उसे कहेंगे अपन वाटर वेपर, दैट मीन्स जल वाष्प या भाप। तो अगर भाप मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है, जल वाष्प है, भाप है, तो क्या होता है कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर शो कर रहा है। जैसे ही हम इसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको बनाना है शीतलन वक्र, मतलब ठंडा करने वाला वक्र कैसा होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन करेंगे हम देखते हैं कि जो वाष्प है वो ठंडी होते रहती है। एक टाइम पे ऐसे आता है कि जो वाष्प ठंडी होके द्रव बनाते रहती है, इसे कहते हैं अपन कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब संघनन। तो इस टाइम पे जब वो जो जलवाष्प या भाप होती है जो द्रव में कन्वर्ट होते रहती है, उस टाइम पे देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर पहले घट रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर रुक गया। और जब पूरी तरीके से जो जलवाष्प होती है या भाप होती है, जब वो द्रव में बदल जाता है, टेम्परेचर फिर अचानक से डाउन हो जाता है। तो ये एरिया पूरा लिक्विड वाला, जब पूरा का पूरा जलवाष्प किस में कन्वर्ट हो गया, वो पानी में अर्थात लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जो जल था, लिक्विड था, अब उसको और ठंडा करते हैं अपन। ठीक है, तो और ठंडा करने पे हम देखते हैं कि पहले वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा होने के बाद क्या होता है कि वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है, मतलब जमना स्टार्ट करता है। आप पानी नॉर्मली फ्रिज में रखते हो, आपने 2 बोतल पानी रखा तो एक बोतल आपने काफी लंबे समय तक रखा जो जम जाएगा पूरी तरीके से, दूसरा बोतल आपने 2 घंटे बाद निकाला, टेम्परेचर तो उसका भी डाउन हुआ, टेम्परेचर तो उसका भी कम हुआ, लेकिन क्या वो जमा, क्योंकि आपने जल्दी निकाल लिया उसको। ठंडा पानी तो वो भी हो गया, लेकिन एक ठंडा हुआ और दूसरा जो लंबे समय तक था वो क्या था, वो बर्फ में बदल गया था। इसका मतलब क्या है कि जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो तुरंत बर्फ नहीं बन जाता। ठीक है, जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो तुरंत बर्फ नहीं बन जाता। जब कम करते करते एक स्थिति ऐसे आती है, एक टेम्परेचर उसको ऐसे मिलता है जहां से वो बर्फ बनना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है। पानी पहले तो जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद एक स्थिति ऐसे आती है जब वो बर्फ बनाना स्टार्ट करता है। उस पॉइंट पे यहाँ पे टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। जब पूरा वो बर्फ में कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स वो फ्रिज पूरा वाटर किसमें बन जाता है, आइस में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पूरा सॉलिड। ठीक है, इसका मतलब जब वो जल वाष्प से पूरा पानी बन रहा था तो एक टाइम पे पूरा कांस्टेंट हो गया था टेम्परेचर, फिर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था जब वो पानी से पूरा बर्फ बना रहा था। इसका मतलब क्या है, जस्ट अ सेकेंड इरेज करता हूँ इसको जरा मैं। ओके, जब वो जल वाष्प से पूरा ये बर्फ में बना तो वो क्या करता है, अपनी उष्मा जो उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट, क्योंकि जब जल वाष्प रहेगा वो मतलब भाप रहेगा तो काफी गर्म रहेगा, तो पूरी उष्मा छोड़ते जाता है, इसलिए उष्मा डिक्रीजिंग का लाइन ये वाला जो देख रहे हो ना, ये कम होते जाता है, डिक्रीज करते जाता है हीट को। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन कि इसमें जो हमको लाइन मिलती है, वक्र मिलता है, कर्व मिलता है, वो कैसा मिल रहा है, ऐसा, 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 ऐसा। इसका मतलब हम इसे कहेंगे असतत। असतत कहने का मतलब हुआ डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये लगातार नहीं है।
लगातार किसे कहेंगे? जब वो ऐसे आता, ये लगातार होता है, या फिर ऐसे जाता, ये लगातार होता है, इसको लगातार नहीं कहेंगे। तो क्रिस्टल का, क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब कोई भी धातु वतु को भी यूज कर लो, हीरा को यूज कर लो, उसको पिघलाने के बाद उसको ठंडा करेंगे, तब वो इसी प्रकार से ठंडा होगा जैसे अपन जलवाष्प को समझे अभी। ओके, तो ये है क्रिस्टल के लिए। तो क्रिस्टल में शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत होता है, अर्थात डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए, आई होप क्रिस्टल समझ में आ गया आपको। नॉन क्रिस्टल में कैसा? वही टेम्परेचर लेना है, टाइम लेना है, हीट डिक्रीजिंग लेना है। इसमें सिंपल वे है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे वैसे वैसे वो ठंडा होते जाएगा, सिंपल, और कुछ वो नहीं है। तो इसका सिंपल सा हमको एक रैखिक वाला डायग्राम देखने मिल जाता है। जैसे इस पॉइंट पे देखो, एक पॉइंट लेके बताऊं क्या इसका मैं? जैसे मैं एक पॉइंट चूज कर लिया, इसी लाइन को अब मैं यदि टेम्परेचर से मिलाऊं, इस लाइन को यदि मैं टाइम वाले से मिलाऊं, तो इस टाइम पे दोनों का मान ये है, एक पॉइंट नीचे आ गया अगर मैं, तो टाइम भी डिक्रीज हो गया और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। एक पॉइंट और नीचे का लेता हूँ, तो टाइम फिर से नीचे आ गया, कम हो गया, और फिर से टाइम क्या हो गया, वो भी कम हो गया। तो ये लगातार जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे हीट वो छोड़ते जाएगा, कंटिन्यू छोड़ते जाएगा। ठीक है, तो ये वक्र कैसा है? सतत, मतलब कंटिन्यूअस। तो क्रिस्टल का था डिसकंटिन्यूअस, असतत, और यहाँ पे अपने पास जो अक्रिस्टल का था वो कैसा था? सतत, अर्थात कंटिन्यूअस। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब इनके अंतर की। जो जो पॉइंट हमने पढ़ा है पूरे पॉइंट को इनके अंतर में छाप देना है बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, पूरे पॉइंट आपको बन जाएंगे। पहला है, क्या बोल रहा है देखिए, व्यवस्था के आधार पे। हमको पता है कि स्टेटोस में कैसे होते हैं, निश्चित व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और अकेस्लिटोस निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये, निश्चित क्रम में होते हैं तो दीर्घ परासी होते हैं, अनिश्चित क्रम में होते हैं तो लघु परासी होते हैं। ओके, ज्यामिति, कणों की व्यवस्था निश्चित है तो ज्यामिति भी निश्चित होती है, कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं है तो ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। देन सेकंड पॉइंट दोनों का ये है। गलनांक, मैंने पहले ही बताया क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक कथनांक काफी उच्च होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के नहीं। विदलन गुण, चाकू से काटे थे ना, समतल सतह मिली थी क्रिस्टल में, और अक्रिस्टल में कैसे? खुरदरी। तो तेज धार औजार से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतह सपाट व चिकनी होती है, जबकि तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतह अनियमित तथा रुखड़ी होती है। हो गया। शीतलन वक्र अभी देखा हमने, क्रिस्टलीय ठोस के लिए कैसा होता है? असतत, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए सतत। हो गया कंप्लीट। दैसिकता भी हमने देखा था डायग्राम के थ्रू। दैसिकता कैसे क्रिस्टल में था? वो विषम दैसिकता था, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसा था? वो समदैसिकता था। तो मतलब भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और अक्रिस्टलीय भौतिक गुण एक समान होते हैं। प्रकृति बताया मैंने, ये वास्तविक ठोस होते हैं, और ये छद्म ठोस, अर्थात आभासी ठोस, या फिर अतिशीतित द्रव कहते हैं जिसे अपन। गलन की उष्मा, जिसका गलनांक उच्च होता है उसकी गलन की उष्मा भी उच्च ही होगी। तो गलन की उष्मा निश्चित होती है, अभिलाक्षणिक होती है, गलन की उष्मा निश्चित नहीं होती है। ओके, एग्जाम्पल तो पता है आपको, हीरा, धातु, जितने भी आएंगे, नमक, ये सब। अक्रिस्टलीय में कांच, रबड़, प्लास्टिक, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल। ये ये यहाँ पे 12 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे I2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतने अंतर हम लोगों ने देखे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में। ठीक है, कितने मिनट चल के क्लास देखा जाए जरा? मे बी आधा घंटा अप्रॉक्स। चलिए, तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में दो तीन टॉपिक कुछ और देख लेते हैं अपन, देन इसके बाद में फिर आज की क्लास अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा और क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट, कुछ अक्रिस्टलीय पदार्थ तापानुशीतन, अर्थात एनिलिंग, अर्थात गर्म ठोस को धीरे धीरे ठंडा करने पर ज्यादा लंबे समय के बाद वो क्रिस्टल में ठोस में परिवर्तित हो जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, अपन क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस में बदल सकते हैं, गर्म और ठंडा करके। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्रिस्टलीय ठोस को किसमें बदल सकते हैं? अक्रिस्टलीय में, और अक्रिस्टलीय को क्रिस्टलीय में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय को क्रिस्टल में बदलना।
अक्रिस्टलीय एग्जाम्पल लेता हूँ, कांच, जिसे अपन क्रिस्टल में बदल देंगे। ठीक है, कांच क्या होता है कि कांच जब उसको अपन गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो धीरे धीरे वो दूधिया हो जाता है, मतलब उसकी चमक हो जाती है, शाइनिंग खत्म हट जाती है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो गया, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। देन सेकंड नोट कर लीजिएगा, आप सब जितने भी चीज दिखा रहा हूँ आप सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कुछ अक्रिस्टलीय द्रवों ठोसों में द्रवों के समान बहावशीलता गुण पाया जाता है, कुछ अक्रिस्टलीय ठोस में, अतः इन्हें छद्म ठोस या अतिशीतल द्रव कहा जाता है। मैंने बताया था ना अंतर में एक पॉइंट कि क्यों इसे हम छद्म ठोस कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बहावशीलता गुण पाया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो पुरानी खिड़कियां पड़ी होती है कांच की, 50 60 60 साल ज्यादा पुरानी हो गई है, हम उनमें देखते हैं कि दिन के समय वो गर्म हो जाती है धूप के प्रभाव में, रात के समय वो ठंड हो जाती है, तो उस पर गर्म और ठंड दोनों का प्रभाव पड़ता है, दिन रात होके। तो ये देखने मिलता है कि कांच की जो मोटी परत, एक सेकंड ना एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर कांच ऐसा है, कांच खिड़की पे जो लगा कांच इतना मोटा है, तो वो आखिर में हो कैसे जाता है, आखिर में वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कहने का मतलब, ऊपर का जो भाग देख रहे हो ना ये पतला हो जाता है, और नीचे का भाग देख रहे हो ये मोटा हो जाता है। कुछ ज्यादा दिखा दिया मैंने, थोड़ा सा होता है, लेकिन छू के पता चल जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर के पास प्लास्टिक प्लास्टिक पड़ा हो, घर के आंगन में या छत में प्लास्टिक का कोई बाल्टी उल्टी या कुछ पड़ा होगा, एक साल या कुछ महीनों बाद जब उस पर धूप और ठंड दोनों पड़ी होगी, तो वो नीचे से मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला हो जाता है। आपने प्लास्टिक में ये चीज देखा होगा, प्लास्टिक भी तो अक्रिस्टलीय ठोस है। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके जो अवयवी कण होते हैं वो बह के नीचे आ जाते हैं, और जब वो बह के नीचे आ जाते हैं तो मतलब उसके अंदर बहावशीलता का गुण पाया जाता है, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तविक ठोस नहीं है, ये दिखते ठोस है। ठीक है, ये वास्तविक ठोस नहीं है, ये दिखते ठोस है, क्योंकि इनमें छद्म ठोस है, ये अतिशीतित द्रव है, ये पिघलने गुण इनमें है, नॉट पिघलने को नहीं बोलेंगे, बहने गुण। ठीक है, जो सामान्य ताप और दाब पर भी पिघल जा रहे हैं। नॉर्मली क्रिस्टल कब पिघलते हैं, जब ताप बढ़ाते हैं अपन, ताप एक्स्ट्रा देते हैं तब। नॉर्मल ताप को ऐसे रख दो वो पिघलने, नॉर्मल क्रिस्टल को ऐसे रख दो पिघलने वाला नहीं है वो, जैसे लोहा सोना चांदी ये सब धातु। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये इसके पॉइंट में। कुछ अति प्राचीन इमारतें खिड़कियों के कांच से इसकी तुलना में नीचे की ओर मोटे होते हैं, जो कि कांच की अत्यंत धीमी बहशीलता को व्यक्त करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्यों अपन अक्रिस्टल को छद्म ठोस कहते हैं। देन पदार्थ को पिघली अवस्था से अत्यंत तेजी से ठंडा करके वाष्प से संघनित कर अक्रिस्टलीय पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब है, पहला पॉइंट क्या था कि अक्रिस्टल को क्रिस्टल में बदलना, मतलब कांच देखा हमने। अब है क्रिस्टल को अक्रिस्टल में बदलना, अत्यंत तेजी से ठंडा करके या वाष्प को सीधे संघनित करके। तो इसमें ले लेते हैं सिलिका, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है, जिसमें SiO2 की चतुष्फलकीय इकाइयां, चतुष्फलकीय इकाइयां क्या होती है आगे समझेंगे अपन, किंतु इसे पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर यह अक्रिस्टलीय प्रकृति वाले कांच में परिवर्तित हो जाता है। तो कि ये देखने मिलता है हमें, क्रिस्टल को क्रिस्टल में बदल सकते हैं, अक्रिस्टल को क्रिस्टल में बदल सकते हैं। ओके, फिर लास्ट पॉइंट इसका, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अवयवी कणों की विभिन्न व्यवस्था के कारण ये अलग अलग क्रिस्टलीय रूप दर्शाते हैं, मतलब पदार्थ एक ही है लेकिन वो अपनी व्यवस्था के कारण अलग अलग क्रिस्टलीय रूप दिखाता है। लाइक एग्जांपल, कार्बन। कार्बन क्या होता है, इसके तीन अपरूप होते हैं, जैसे एक होता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स। हीरा ग्रेफाइट आपने नाम सुना है, बहुत 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फुलेरिन्स एक नाम ये 11th में सुना होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं इन तीन टाइप की, तो तीनों के जो क्रिस्टलीय रूप होते हैं ना, हीरा, कार्बन, ग्रेफाइट, सॉरी हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, इनके क्रिस्टलीय रूप अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसे अपन बहुरूप भी कहते हैं, और तत्वों की इस गुण को अपरूपता कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पढ़ा। कुछ हम इसमें जो वर्ड निकालते हैं बीच बीच के, उस वर्ड को समझते हैं कि क्या चीज होता है बहुरूपता, जैसे एक वर्ड होता है इनके बारे में। देन लास्ट हम देखेंगे
क्रिस्टल के अनुप्रयोग, देन एक पेज और है अपना, देन ये हमारा टॉपिक आज का खत्म। देन नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्रिस्टल को छाटना देखेंगे, और फिर इनके बारे में क्रिस्टल के जो 4 प्रकार थे ना, क्रिस्टल का वर्गीकरण, वो करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक पेज और देखते हैं, चलिए। तो बहुरूपता, बहुरूपता में क्या होता है कि वे पदार्थ जो अपनी अभिकरणों की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण एक से अधिक प्रकार के क्रिस्टलीय रूपों में पाए जाते हैं, तो इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, ठीक है, तो ये बहुरूपता में आ जाते हैं। एग्जाम्पल में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है। समरूपता में क्या, इनके रासायनिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। बहुरूपता ध्यान देना, ये भौतिक गुणधर्म के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, ये रासायनिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, तो इन्हें समरूपता कहते हैं। एग्जाम्पल Na3PO4, Na3ASO4, ठीक है। चलिए, द लास्ट है अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग। अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग की हम यदि बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग कैसे करते हैं? कांच का उपयोग तो आपको पता है कितना ज्यादा किया जाता है, किन किन चीजों में कांच का उपयोग करते हैं, तो बताने की कुछ जरूरत है ही नहीं। सजावट के सामानों में, आईने में, ग्लास के रूप में, प्लेट के रूप में, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट। देन कांच के अलावा रबड़, रबड़ प्राकृतिक रबड़ होता है, संश्लेषित रबड़ होता है, जिसका उपयोग अपन टायर के रूप में, बैग के रूप में, इरेजर के रूप में और बहुत सारी चीजों में करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक, पीवीसी पाइप होती है, पीवीसी परत होती है, प्लास्टिक के सामान घर में होते हैं, प्लास्टिक बोर्ड घर में होते हैं, मोबाइल के पार्ट्स प्लास्टिक के बने होते हैं, लैपटॉप के कुछ पार्ट प्लास्टिक के बने होते हैं, ये भी बहुत सारे। तो बहुलकों की प्रकृति विशिष्ट, बहुलक मतलब वही आपके ये प्लास्टिक वाली चीज आ जाएंगे, पॉलीमर्स, ठीक है, सब प्लास्टिक में ही आते हैं। और अक्रिस्टलीय सिलिका, अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग सूर्य के प्रकाश को विद्युत सेलों के द्वारा अपन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो सौर पैनल में लगे होते हैं, ओके। लास्ट है वही प्राकृतिक संश्लेषित रबर भी अक्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, जो अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। तो ये हमने देखा है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके कुछ पॉइंट्स हमने देखे। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन और है अपन उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किसी उसके प्रकार देखेंगे। इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो देन आप सीधे शाम की क्लास में आ जाइएगा। नीचे कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, जो भी जैसा भी जिस ऐप में भी ऑनलाइन क्लास लेंगे, जिससे सवाल जवाब हो सके हम दोनों का, आपका और हमारा, तो आपके जो भी सवाल होंगे आप पूरे उसमें क्लियर कर दी जाएंगे। यहाँ तक पढ़े हैं अगर वहां तक के सवाल होंगे तो, बाकी आगे के यदि आपके कोई सवाल होंगे, आपने घर में पहले से पढ़ लिया होगा, तो वो टॉपिक जब खत्म करा दूंगा मैं, तब उसके सवाल आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, ठीक है, उसके जवाब। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पढ़ाई अच्छे समझ में आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।